औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पनाह मांगता हूँ मैं अल्लाह की शैतान मरदूद से। अल्लाह के नाम से शुरू जो बहुत मेहरबान निहायत रहम वाला है। सब तारीफ़ अल्लाह के लिए जो मालिक है सारे जहान वालों का, बहुत मेहरबान निहायत रहम वाला है। मालिक है जो रोज़ रिज़्क़, हम तेरी ही मदद करते हैं और तुझी से मदद मांगते हैं। हमको सीधा रास्ता चला, रास्ता उनका जिन पर तूने इनाम किया, न कि उनका जिन पर तेरा ग़ज़ब हुआ और न बहके हुओं का। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। I welcome you all in the online theory session of power generation class, and today is the 19th lecture of our class. The rest remaining I share with you guys in my share drive of Google Share Drive, and most of coming videos are shared on YouTube as well. ये जो सेशन हम कंडक्ट कर रहे हैं इसको मैं YouTube पे भी शेयर कर दूंगा डायरेक्टली एज अ रिकॉर्डेड सेशन के तौर पे। बाकी जो लोग अवेलेबल हैं हमारे साथ वो इंटरेक्टिव सेशन के लिहाज से अगर कोई डिफ़िकल्टी किसी को है तो काइंडली पूछ लीजिए, मैं रिपीट कर दूंगा आप लोगों के लिए। नहीं तो हम इसे आगे लेके चलते हैं। मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है और मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है आप लोगों से? मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है, मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है आप लोगों से? यस सर। ठीक है जनाब, तो आज तो हाफिज़ साहब भी हमारे साथ हैं भाई। यस सर, हो रही है सर। सर साथ ही होता है सर, बस वो लाइट चली जाती है, बाकी रिकॉर्डेड सेशन देख लेते हैं। चलें, अच्छी बात है, रिकॉर्डेड देख लेते हैं तो। और बस ये है कि नुकसान नहीं होना चाहिए, टाइम निकाल के देख लेना चाहिए। जी सर, टाइम निकाल के देख ही लेते हैं। अच्छा जी, तो हम आज लास्ट टाइम जो सेशंस हमने डिस्कस किए थे इसमें कोई भी डिफ़िकल्टी अगर अब तक किसी को है तो काइंडली पूछ लीजिए, नहीं तो हम सेशन को कंटिन्यू करते हैं। ओके जी, तो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। ये लेक्चर फ़िलहाल मैंने शेयर नहीं किया आप लोगों से, लेकिन इंशाल्लाह जल्द ही मैं आज ही शेयर कर दूंगा आप लोगों से ये जो लेक्चर है। चैप्टर 5 है ये हमारा न्यूक्लियर पावर प्लांट का, और इसमें न्यूक्लियर पावर प्लांट के एस्पेक्ट्स को हम डिस्कस करेंगे और ये पता लगाएंगे किस तरीके से हमारी न्यूक्लियर वे में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है और इसमें क्या क्या चीज़ें हैं जो हमारे लिए अहम हैं। तो शुरू करते हैं ऐसे। तो न्यूक्लियर पावर प्लांट अगर आप देखें तो वो जिस सूरत हाल में होता है जो आपके सामने यहाँ पर है, इसमें चैम्बर्स होते हैं, इसमें आपकी टर्बाइंस होती हैं, स्टीम टर्बाइंस, और बाकायदा एंड में जनरेटर्स लगे हुए होते हैं, पाइप्स ऑफ फ्लो वाटर के मौजूद होते हैं यहाँ पे। उसके बाद हमारे दीगर मैकेनिज़्म होते हैं जो कि नॉर्मेटिव गैसेस को जो है वो एनवायरनमेंट के अंदर डिज़ोल्व करते हैं और कोई भी डिफ़िकल्टी इसके बिहाफ में नहीं आ पाती। तो इन सारे मकासद के लिए हम इस्तेमाल करते हैं न्यूक्लियर पावर प्लांट को। ये स्कीमेटिक डायग्राम है न्यूक्लियर पावर प्लांट की। डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, इनकी प्रैक्टिस करिएगा क्योंकि एग्ज़ाम में आपसे डायग्राम के हवाले से भी चीज़ें पूछी जा सकती हैं। हम मिड टर्म से पहले तक जो कुछ भी पढ़ेंगे वो सब मिड में इंक्लूड होगा, और इंशाल्लाह मिड जो है आप लोगों का मैं 4 तारीख को कंडक्ट करूँगा ईसीडी का, और 6 तारीख को मैं कंडक्ट करूँगा पावर जनरेशन का। तो उसके लिए तैयार रहिएगा। टाइमिंग मैं आप लोगों से बता दूंगा आप लोगों को, और उसके मुताबिक ही आप लोगों को ये सबमिट करना होगा। तो कंटिन्यू करते हैं इसको। स्कीमेटिक ऑफ न्यूक्लियर पावर प्लांट के हवाले से अगर आप देखें
यहाँ पे हम सबसे पहले तो आप अगर देखें तो ये न्यूक्लियर रिएक्टर होता है, जिसे न्यूक्लियर चैम्बर भी कहते हैं। ओवरऑल ये कंटेनिंग बिल्डिंग होता है और ये तकरीबन ऐसे ब्लॉक से होता है जो कि लेड से बना हुआ होता है। लेड कहते हैं शीशे। शीशे को बनाने का, वॉल बनाने का मकसद ये होता है कि अंदर से तो जो तापकारी शुआएं होती हैं, रेडियो एक्टिविटी, वो लीक होके बाहर ना आ जाए, क्योंकि वो कॉज ऑफ कैंसर का बाइस बनती हैं और स्किन डिजीज, स्किन कैंसर और दीगर टाइप ऑफ कैंसर का बाइस बनती है। उस मकसद के लिए हम इसकी जो वॉल्स होती हैं उसे हम लेड से बनाते हैं, शीशे से। शीशे में खासियत ये होती है। और कंटिन्यू करते हैं फर्दर इसको। एक पंप होता है वाटर के हवाले से जो सप्लाई की जाती है, इसमें पाइप्स बाकायदा होते हैं जिसमें वाटर फिल किया जाता है और पंप्स के जरिए वो सर्कुलेट, पंप्स के जरिए वो फिल आउट होता है टैंक्स में, एंड देन टैंक्स के बाद वो सप्लाई होता है न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर। न्यूक्लियर, ये तो उसकी वीजल है, लेकिन इसमें पाइप्स जा रहे होते हैं। उन पाइप्स के अंदर न्यूक्लियर रिएक्टर का टेम्परेचर इतना ज़्यादा होता है ड्यू टू द फिजन चेन रिएक्शन। फिजन चेन रिएक्शन के नतीजे में जो न्यूक्लियर फ्यूल आपका होता है, न्यूक्लियर फ्यूल इस्तेमाल करते हुए फिजन चेन रिएक्शन करते हैं। और फिजन रिएक्शन जब हमारा होता है तो उसमें इनॉर्मस अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रो इनॉर्मस अमाउंट ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट एक्सट्रैक्ट होती है, रिलीज होती है। और ख़ास तौर पे हमारी जो वो होती है, इस हीट के नतीजे में, टेम्परेचर के नतीजे में, जो पानी हमने अपने वाटर सप्लाई ऑफ द पाइप्स का यहाँ प्रोवाइड किया हुआ होता है, वो पानी लिक्विड से स्टीम में कन्वर्ट होता है। ठीक है, उस स्टीम को फर्दर फिर हम स्टीम टरबाइन तक फ्लो करवाते हैं और वो स्टीम फिर यहाँ से होती हुई यहाँ पे आती है। ठीक है, तो ये इसकी बेसिक साइंस है जिसको हमने मोटे मोटे टर्म्स और अल्फाजों में बयान किया है। यहाँ पे तफसील से मज़ीद इसको हम देखते हैं। यहाँ तक कोई डिफ़िकल्टी है किसी के जहन में तो पूछ लीजिए, मैं रिपीट कर दूंगा आप लोगों के लिए। कंटिन्यू करते हैं आगे हम। प्रेशराइजिंग सिस्टम जो आपका होता है, एक ये लगाया था, ये प्रेशराइजिंग सिस्टम होता है। अच्छा, ये रॉड्स होती हैं, बोरोन और ग्रेफाइट की बनी हुई होती हैं। इनका मकसद ये होता है जो न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर जो फिजन चेन रिएक्शन होता है, तो फिजन चेन रिएक्शन जो हमारा होता है, कोई बताएगा कि फिजन चेन रिएक्शन और फ्यूजन रिएक्शन में फ़र्क क्या होता है? Anyone can tell me what's the difference between nuclear fission and nuclear fusion? मेन फ़र्क क्या होता है? किसी को अगर आइडिया है तो वो बताए। सर वो फोर्स का होता है ना जो नहीं नहीं सर। जी जी बताएं। तो फिजन रिएक्शन जो होता है उसमें अगर हम बेसिक एक बात करें, मैं आपको एनिमेशन या एक ब्लॉक डायग्राम समझाता हूँ कि फिजन रिएक्शन हमारा क्या होता है। फिर भी इस दौरान अगर किसी को कुछ आइडिया है फिजन और फ्यूजन में तो बताए। सर वो रेडियो एक्टिव के बारे में होता है सर, ऐसा ही कुछ होता है, रेडियो एक्टिव डीके प्रोसेस वगैरह के बारे में। जी जनाब, तो हम फिजन और फ्यूजन को डिस्कस करते हैं एक डायग्राम के ज़रिए से। ठीक है, तो केमिस्ट्री में और फिज़िक्स में हमें ये पढ़ाया जाता है कि फिजन और फ्यूजन में क्या फ़र्क होता है। तो इसको ज़रा गौर से सुनिएगा, क्योंकि इस केमिकल रिएक्शन के नतीजे में ही हमारा ये सब काम होता है। और ये एक केमिकल फ्यूल होता है जिसको एट द एंड हम इलेक्ट्रिसिटी बनाने में इस्तेमाल करते हैं। न्यूक्लियर रिएक्शन दो तरह के होते हैं, एक फिजन रिएक्शन जिसे फिजन चेन रिएक्शन भी कहा जाता है और न्यूक्लियर रिएक्टर इससे बनता है। एक फ्यूजन रिएक्शन होता है जो कि हैवी न्यूक्लियस के दरमियान उसने कंबाइन करके एक कॉमन न्यूक्लियस बनाते हैं और उसके नतीजे में हम हाइड्रोजन बॉम्ब और डिस्ट्रक्टिव पर्पस के लिए और एक आर्टिफिशियल सन, जिसके ऊपर चाइना ने भी अभी कुछ 3 दिन पहले की न्यूज़ है कि चाइना जो है आर्टिफिशियल सन एक बनाने जा रहा है जिसमें फिजन चेन रिएक्शन को इस्तेमाल किया जाएगा। नॉर्थ कोरिया की आपने वो पढ़ी होगी न्यूज़, नॉर्थ कोरिया
साउथ कोरिया के जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने हाइड्रोजन बॉम्ब बनाया है जो कि फ्यूजन बॉम्ब कहलाता है। तो ये डिस्ट्रक्टिव पर्पस के लिए भी इस्तेमाल होता है और ये अच्छे पर्पस के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है, जिस तरह चाइना इसे इस्तेमाल कर रहा है एक आर्टिफिशियल सन बनाने के लिए, ताकि उससे हम धूप और दीगर चीज़ें हासिल कर सकें अपने फ़ायदे के लिए। फिजन चेन रिएक्शन जो आपका होता है, इसमें कमाल की बात एक ये होती है, इसमें एक आपका हैवी न्यूक्लियस होता है जिसे कहते हैं यूरेनियम। उसमें हम लाके एक इंसर्ट करते हैं न्यूट्रॉन को, ठीक है। यूरेनियम को हम लेते हैं, यूरेनियम का जो मेरे ख्याल में मास नंबर है वो 253 है या 237 है। तो इसके अंदर हम लाके डालते हैं एक न्यूट्रॉन को। एक न्यूट्रॉन सिर्फ यूरेनियम के अंदर इंसर्ट करने के नतीजे में दो हैवी न्यूक्लियस डेवलप हो जाते हैं। दो हैवी तो नहीं कह सकते बट दो एटम प्रोड्यूस होते हैं बेरिलियम के और क्रिप्टॉन के। इनको दो पिगमेंट्स भी कहा जाता है। जो न्यूक्लियर चेन रिएक्शन यानी फिजन रिएक्शन के नतीजे में हमें दो पिगमेंट्स हासिल होते हैं और हम इन पिगमेंट्स को एज अ बाय प्रोडक्ट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन इनको फर्दर जब एक से दो बनते हैं, बाज़ों का तो तीन में भी बनते हैं, फिर ये 3 से 9 ड्राइव होते हैं, फिर उन 9 से मजीद 27 ड्राइव होते हैं और फिर ये 3 के टेबल के हिसाब से 3 3 4 12 और इस तरह से ये 9 27 64 तक एक्सटेंड होता है। और ये लार्ज इनॉर्मस अमाउंट ऑफ चेन रिएक्शन के नतीजे में ये चीज़ कंटिन्यू होती रहती है। तो सवाल ये है कि सिर्फ एक न्यूट्रॉन डालने से क्या ये सब शुरू हो जाता है? तो बिल्कुल, सिर्फ एक न्यूट्रॉन। लेकिन ये चीज़ याद रखें कि एक न्यूट्रॉन आपका प्रोड्यूस करना या एक न्यूट्रॉन एटम के अंदर से निकालना एक बहुत मुश्किल काम है। वो इसलिए क्योंकि एटम के स्ट्रक्चर को अगर आप देखें गौर से, तो एटम के स्ट्रक्चर में जो न्यूट्रॉन होता है वो उसके सेंटर में होता है और आपको जो न्यूट्रॉन चाहिए होता है न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन के लिए, तो वो जो न्यूट्रॉन होता है वो आपको हैविली अनस्टेबल और ड्रास्टिकल एनर्जी का चाहिए होता है। और वो न्यूट्रॉन किस सब्सटेंस का निकाला जाता है, कोई बताएगा मुझे? जैसे बैरियम है, क्रिप्टॉन है, सीएजियम, स्ट्रोंशियम, जिंक, ऑक्सीजन, किसका हम न्यूट्रॉन निकालते हैं तो यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं? एनीवन हैव एनी आइडिया? तौसीफ, सिराज, हाफिज साहब हमारे साथ मौजूद हैं। कोई भी आइडिया अगर किसी को है तो बताइए कि हम ये न्यूट्रॉन एक्सट्रैक्ट किसका करते हैं। मोहम्मद रज़ा साहब भी मौजूद हैं आज, रज़ा साहब भी। सब सर आई थिंक पोलोनियम है सब कुछ, पोलोनियम से। पोलोनियम, वो पोलोनियम नहीं होता, प्लूटोनियम होता है। हाँ सर, अभी जहन में नहीं आ रहा। प्लूटोनियम एक सब्सटेंस का तो नाम ज़रूर है, लेकिन हम प्लूटोनियम को फिजन चेन रिएक्शन में इस्तेमाल नहीं करते। ये न्यूट्रॉन जिसका हम निकालते हैं उस सब्सटेंस का नाम है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन की खासियत ये होती है उसमें एक प्रोटॉन होता है और एक ही उसका इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। सॉरी, फिर इसके वो आते हैं आइसोटोप्स जो कि प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम होता है। तो आप जो है एटॉमिक आइसोटोप्स के बिहाफ पे अगर बात करें तो आपको हाइड्रोजन के रेडियो आइसोटोप्स के मुताबिक ड्यूटेरियम या ट्राइटियम के अंदर से जाकर एक न्यूट्रॉन एक्सट्रैक्ट करना होता है। जब आप उसे एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं तो वो आपका इंतहाई रिएक्टिव और फौरन रिएक्शन करने वाला और इंतहाई अनस्टेबल फॉर्म में होता है। और सबसे अहम चीज़ ये है कि एक छोटे से एटम को देखना मुश्किल है, उस एटम के स्ट्रक्चर के अंदर जाके न्यूट्रॉन को उसके सेंटर में निकालने के इस पूरे प्रोसेस को, ये मतलब एक प्रोसेस जो है काफ़ी हैवी ड्यूटी होता है और इतना माइन्यूट लेवल का होता है कि इसको इंसानी आँख से देखना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। सुपर माइक्रोस्कोप और दीगर चीज़ों का सहारा लेना पड़ता है जिससे आप एक न्यूट्रॉन एक्सट्रैक्ट करते हैं। व्हेन यू गेट एक्सट्रैक्ट heavily unstable deuterium or tritium hydrogen neutron from the structure of atom of hydrogen of nuclear isotopes or radioactive isotopes of hydrogen, then this neutron is in unstable form and you react that unstable
न्यूट्रॉन टू दी यूरेनियम विच इज़ अ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। तो होता यह है कि एक न्यूट्रॉन, जैसे वो सुना होगा आपने कि एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो बाबू, तो ये बिल्कुल ऐसे ही है कि एक न्यूट्रॉन की कीमत हम सब क्या जाने। एक न्यूट्रॉन सिर्फ अगर मिल जाए हमें और उसको एक एटम ऑफ यूरेनियम से हम रिएक्ट कर दें, तो उससे आपका न्यूक्लियर फिजन चेन रिएक्शन शुरू हो जाएगा। जब तक आप एक न्यूट्रॉन इंसर्ट नहीं करेंगे, इसमें स्ट्राइक नहीं करेंगे, रिएक्ट नहीं करवाएंगे, तब तक फिजन चेन रिएक्शन शुरू नहीं हो सकता। सो इसके लिए ज़रूरी है कि एक न्यूट्रॉन की ताकत का अंदाज़ा अगर हम कर लें, जब इसमें इंसर्ट किया जाता है तो होता ये है कि न्यूट्रॉन इसमें एब्जॉर्ब हो जाता है जाके, और जो उसका मास नंबर है उसके अंदर एक न्यूट्रॉन का इजाफा हो जाता है। तो जब एक न्यूट्रॉन का जब इसमें इजाफा होता है तो उसके नतीजे में जो यूरेनियम आपका होता है वो हाईली अनस्टेबल फॉर्म में आ जाता है, और उसके बाद एक रिएक्शन शुरू होता है जिसका नाम न्यूक्लियर चेन रिएक्शन है। अब इसमें होता ये कि ये इस तरह के ना 3 सब्सटेंस इससे ड्राइव होते हैं, और ड्राइव होने के नतीजे में 3 न्यूट्रॉन भी इससे निकलते हैं। अच्छा, इसमें वो पूरी स्टोरी नहीं है, लेकिन ये जो चीज़ मैं बता रहा हूँ ये चीज़ ऐसे ही है। हम मैं किसी और डायग्राम्स में भी ये चीज़ दिखाता हूँ आपको। फिलहाल स्टोरी कंप्लीट कर लें हम पहले अपनी। जब एक न्यूट्रॉन जो हाईली अनस्टेबल फॉर्म में हम एक्सट्रैक्ट करते हैं रेडियो एक्टिव आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, हाइड्रोजन के एटम से, और वो भी उसका हाइड्रोजन का जो रेडियो एक्टिव आइसोटोप होता है आपका ड्यूट्रियम और ट्राइटियम, उससे एक न्यूट्रॉन सिर्फ एक्सट्रैक्ट किया जाता है। उस न्यूट्रॉन जो कि नज़र भी नहीं आ सकता, जब एक्सट्रैक्ट किया जाता है तो उसको रिएक्ट करते हैं हम फिजन, मतलब एक यूरेनियम से। यूरेनियम के अंदर जब ये न्यूट्रॉन जाता है तो ये हाईली अनस्टेबल फॉर्म में होता है, और देन करता ये है कि जब इससे ये रिएक्ट करता है तो उसके नतीजे में 2 पिगमेंट्स बनते हैं और 3 न्यूट्रॉन मजीद बनते हैं। एक न्यूट्रॉन सिर्फ इंसर्ट करने के नतीजे में 3 न्यूट्रॉन मजीद बनेंगे, 2 पिगमेंट्स बनेंगे जिनका नाम बैरियम और क्रिप्टॉन होते हैं। ठीक है, और ये रेडियो एक्टिव वाइज नहीं होती। क्रिप्टॉन में वो निकलती है, क्या कहते हैं, ग्रीन कलर की शुआएं निकलती हैं, और वो तापकारी लेवल का तो मेरे ख्याल में है, लेकिन उसका कोई इतना नुकसान नहीं है। रेडियो एक्टिव सब्सटेंस जरूर है, लेकिन बैरियम रेडियो एक्टिव नहीं है। तो जब उससे निकलती हैं आपके 3 न्यूट्रॉन्स, तो फर्दर वो, क्योंकि यूरेनियम सिर्फ एक एटम तो नहीं होगा ना, इस तरह के यूरेनियम के बहुत सारे एटम्स होंगे, तो फर्दर 3 न्यूट्रॉन जो एक्सट्रैक्ट होके निकलते हैं इससे, लीव करके निकलते हैं इसमें से, वो फर्दर 3 अलग यूरेनियम से स्ट्राइक करते हैं, और उसके नतीजे में फिर ये कंटिन्यू हो जाता है। यानी 1 से 3, 3 से 9, 9 से 27, और ये पूरा एक ड्रास्टिकल किस्म का कंटिन्यू ऑफ दी रिएक्शन हो जाता है। सबसे अहम चीज़ ये है कि अगर इस रिएक्शन को कंट्रोल नहीं किया गया और ये कंटिन्यू रहा, तो यकीन माने ये पूरा शहर तक उड़ा देगा एक, ये रिएक्शन अगर कंट्रोल नहीं किया गया। तो एटॉमिक बॉम्ब और न्यूक्लियर रिएक्टर में यही फ़र्क होता है, दोनों में फिजन चेन रिएक्शन होता है। फिजन चेन रिएक्शन को हम अच्छे पर्पस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं कि अगर उसे कंट्रोलेबल बनाया जाए या उसे कंट्रोलेबल बना लिया जाए, तो फिजन चेन रिएक्शन जो आपका है उसको आप एटॉमिक रिएक्टर में इस्तेमाल करके बिजली की पैदावार में इजाफा कर सकते हैं। ठीक है, उससे बिजली पैदा कर सकते हैं। वही हमारा मकसद आज है इस लेक्चर को पढ़ने का, किस तरीके से न्यूक्लियर रिएक्टर के ज़रिए से बिजली पैदा होती है। आप अगर यहाँ गौर करें, मैं जैसे रिपीट कर चुका हूँ, दोबारा बता देता हूँ। जब न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन शुरू होता है तो इसके 2 तरीके, एक है कंट्रोल और एक है अनकंट्रोल। एटॉमिक बॉम्ब के अंदर होता यह है कि जब आप अपने फिजन चेन रिएक्शन को कंट्रोल नहीं कर सकते या कंट्रोल नहीं करना चाहते, तो ये फटेगा और इतना बड़ा धमाका इससे होगा कि पूरा पूरा शहर उड़ा देगा ये। जैसे वो रेजिडेंस इवल अगर आपने देखी हो, उसमें एक बॉम्ब बनाते हुए दिखाया है, उसमें एवेंजर्स पार्ट 1 देखी हो आपने, तो उसमें भी एक न्यूक्लियर बॉम्ब दिखाया है कि वो किस तरीके से टोनी स्टार्क लेके जाता है और वो फर्दर पूरा शिप उड़ा देता है उससे, और फिर वहाँ से पोर्टल बंद हो जाता है जो एक दुनिया से किसी और जगह का खुला हुआ होता है। बहरहाल हमने इसकी
पूरी डिस्क्रिप्शन और पूरा एक एस्पेक्ट देखा है एनिमेशन वेज में और मूवीज़ के एस्पेक्ट में। लेकिन इसके बिहाफ पे वो ममालिक जो न्यूक्लियर बॉम्ब रखते हैं, पाकिस्तान भी एक न्यूक्लियर कंट्री है, और हमारे पास जो न्यूक्लियर स्टेट में हमारे पास जो न्यूक्लियर बॉम्ब है, न्यूक्लियर एज अ टेक्नोलॉजी है, वो बहुत बेहतर लेवल की टेक्नोलॉजी है। हमारे पास टेक्नोलॉजी जिसके ऊपर न्यूक्लियर प्रोग्राम, न्यूक्लियर बॉम्ब बनाया गया है, वो टेक्नोलॉजी का नाम सेंट्रीफ्यूजन टेक्नोलॉजी है, सेंट्रीफ्यूजन टेक्नोलॉजी। और ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी थी जिसके ऊपर वर्ल्ड में जिस पे काम हो रहा था उस टाइम। तो उसमें जो सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी सेंट्रीफ्यूजन टेक्नोलॉजी, उसके ऊपर पाकिस्तान का एटॉमिक बॉम्ब बनाया गया है। और ख़ास तौर पे जो इंडिया ने हमसे पहले, और अबुल कलाम आज़ाद जो थे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर, वो खुद एक साइंटिस्ट थे और उन्होंने इस प्रोग्राम को लेके चले और एक न्यूक्लियर स्टेट बनाया अपने कंट्री को। उसके कुछ 7 या 8 साल बाद फिर हमने भी, जब उन्होंने प्रोग्राम शुरू किया तो फिर उसके स्टार्ट ऑफ दी टेस्टिंग फेज में हमने भी अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम शुरू कर दिया था। और न्यूक्लियर प्रोग्राम जो हमने शुरू अपना कर दिया था, तो उसके नतीजे में उसी दौरान इंडिया ने जब अपना एटॉमिक बॉम्ब कंप्लीट कर लिया पाकिस्तान के कुछ 6 साल या 8 साल पहले, तो उन्होंने बॉम्ब ब्लास्ट करके दिखाया पाकिस्तान को, इंडिया ने, कि हमने भी अपना एटॉमिक बॉम्ब बना लिया है, जबकि पाकिस्तान ने इन प्लानिंग फेज में था। तो आई थिंक 1922 में एक धमाका करके चागी यानी बलूचिस्तान के मकाम पे जब न्यूक्लियर ब्लास्ट का एक्सपेरिमेंट किया गया, तो बताते हैं कि चागी का जो पहाड़ है वो शायद येलो है और वाइट है। तो जब वो ब्लास्ट किया गया उसके बॉटम के ऊपर, तो वो पूरा का पूरा पहाड़ जो है वो रेड हॉट हो गया था। इतना इनॉर्मस अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस हुई थी उस एटॉमिक बॉम्ब के नतीजे में। ये टेस्टिंग फेज का मैं आपको बता रहा हूँ। तो और जो हमारा मिसाइल सिस्टम है एटॉमिक बॉम्ब का, वो टेस्टिंग फेज में इंडिया से कई गुना ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, ये सिर्फ अपने आप को सेव करने वाली बात है कि अगर हम न्यूक्लियर बॉम्ब बना लेते हैं फिजन रिएक्शन से, तो वो हम भी एक न्यूक्लियर स्टेट हैं और हमें बहुत सारे ख़तरात इससे नहीं होते। इसके अलावा न्यूक्लियर स्टेट इंटरनेशनल PEPAC पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमिश्नर है, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी कमीशन के अंडर स्टैंडर्ड हम आते हैं और इंटरनेशनल न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के स्टैंडर्ड्स के मुताबिक हमारी चीज़ें टेस्टेड हैं और स्टैंडर्ड्स के मुताबिक हैं। अच्छा, हमारे अंडर जो चीज़ें आती हैं न्यूक्लियर की, तो वो पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से सारे न्यूक्लियर रिएक्टर जो हैं वो रजिस्टर्ड हैं, उनकी सिक्योरिटी आर्मी के अंडर है। जितने भी हमारे ये न्यूक्लियर रिएक्टर हैं और जो एसिड्स ऑफ आवर एटॉमिक बॉम्ब के हैं, वो सब जो है अंडर सेफ साइड है और उसको मिलिट्री और आर्मी जो है टेक ओवर किए हुए हैं। तो मैं ये बता रहा था कि अगर फिजन चेन रिएक्शन को आप नेगेटिव पर्पस के लिए इस्तेमाल करना चाहें या फिर एटॉमिक बॉम्ब बनाने के लिए इस्तेमाल करना चाहें, तो उन मकासद के लिए उसको इस तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन न्यूक्लियर बॉम्ब और न्यूक्लियर रिएक्टर में फ़र्क ये होता है, जो फिजन चेन रिएक्शन से बनाया जाता है, कि जब इस पूरे सिस्टम को, प्रोसेस को अगर कंट्रोल ना किया जाए और ये शुरू हो गया एक मर्तबा, तो इसे आपने अगर कंट्रोल नहीं किया तो पूरा शहर तक उड़ा देता है। ये इतना ख़तरनाक होता है जो आपका न्यूक्लियर बॉम्ब होता है। लेकिन अगर आपने इसे कंट्रोल कर लिया, तो फिर ये फिजन रिएक्शन कंट्रोलेबल रिएक्शन जब बन जाता है, तो इसका नाम दिया जाता है एटॉमिक रिएक्टर का। ठीक है, मैं दिखाऊं आपको। ये है एटॉमिक रिएक्टर, जिसके अंदर आपका फिजन चेन रिएक्शन फुलफिल होता है और कंट्रोल होता है। और जब ये कंट्रोल हो जाता है, तो फिर हम ये कहते हैं कि इसको हम अच्छे पर्पस के लिए इस्तेमाल करते हैं, जो कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन का बायस बनता है हमारे लिए। यहाँ तक कोई भी डिफ़िकल्टी अगर किसी के जहन में है तो मुझसे पूछ लीजिए, मैं रिपीट कर दूंगा। मैंने फिजन रिएक्शन के बारे में आप लोगों को डिटेल से बता दिया है। कोई डिफ़िकल्टी यहाँ तक किसी के जहन में हो तो पूछ लीजिए, मैं रिपीट कर दूंगा। Anyone have any kind of difficulty? Feel free to discuss. I will answer your queries. ये देख रहे हैं आप, एक न्यूट्रॉन जो कि हैवी न्यूट्रॉन हाइड्रोजन के आइसोटोपिक
स्पेक्ट्रम के जरिए से लिया गया आइसोटोपिक हाइड्रोजन जो ड्यूट्रियम और ट्राइटियम होता है उससे एक न्यूट्रॉन एक्सट्रैक्ट किया जाता है और देन उसको हम न्यूक्लियर फ्यूजन फिजन में इस्तेमाल करते हैं। फ्यूजन नहीं है, फिजन है ये, न्यूक्लियर फिजन में। तो उससे होता यह है कि आपका जब ये इसमें सरायत कर जाता है तो ये 235 से 236 बन जाता है और फिर ये ब्लास्ट करता है और उसके नतीजे में बेरियम 144 और क्रिप्टॉन 89 के पिगमेंट्स प्रोड्यूस होते हैं और इसके नतीजे में 3 न्यूट्रॉन प्रोड्यूस होते हैं जो फर्दर चेन रिएक्शन को कंटिन्यू करते हैं। तो हम करते ये हैं कि जो 3 न्यूट्रॉन प्रोड्यूस हमारे हुए हैं ना, अगर हम इसको रोक दें तो फिर ये आगे नहीं बढ़ेगा। जैसे 3 न्यूट्रॉन में से 2 आप रोक लें, एक को आगे जाने दें, फिर अगले में से जो मजीद 3 प्रोड्यूस होंगे उसमें से 2 रोक लें, एक को जाने दें, तो आपकी मर्जी के मुताबिक ये रिएक्शन कंट्रोलेबल फॉर्म में चलेगा। असल काम जो न्यूक्लियर रिएक्टर में होता है वो न्यूक्लियर फिजन चेन रिएक्शन यानी इस पूरे सिस्टम को कंट्रोल करना होता है। अभी आपके ऊपर है कि आप इसे कंट्रोल किस रेशो से कर रहे हैं। पर याद रखें, सिर्फ न्यूक्लियर रिएक्शन के नतीजे में जो एटॉमिक रिएक्टर में होता है, सिर्फ इससे बैरियम क्रिप्टॉन 3 न्यूट्रॉन ही नहीं निकलते बल्कि 12.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की हीट एनर्जी भी रिलीज होती है। और ये जो हीट एनर्जी है ये इतनी ज़्यादा इनॉर्मस होती है कि ये पानी को भाप में तब्दील कर देती है। ठीक है, पानी को भाप में तब्दील कर देती है। अच्छा, यहाँ तक तो न्यूक्लियर फिजन का बात हो गई। न्यूक्लियर फ्यूजन की भी थोड़ी बात कर लेते हैं। न्यू यहाँ तक कोई सवाल है तो पूछ लीजिए किसी के जहन में। सर एक चीज पूछनी थी। जी। सर अभी आपने जैसे बताया कि न्यूट्रॉन है, अगर हम तीन में से किसी दो पे भी कंट्रोल कर लेते हैं देन हम्म। हम इससे हम इजीली इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है ये नहीं, बात तो बिल्कुल सही है ये, लेकिन वो एंड का फेज है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने का। हम 3 से भी कर सकते हैं लेकिन। लेकिन सर जी। सवाल मेरा ये था कि हम दो न्यूट्रॉन को भी किस तरीके से स्टॉप कर सकते हैं, जबकि ये अगर ब्लास्ट होगा तो ऑब्वियसली तीनों पे प्रेशर बराबर का होगा। अच्छा, वो शायद मैंने वर्ड सही करेक्ट यूज नहीं किया। वो ब्लास्ट के तौर पे नहीं होता, वो एक चेन रिएक्शन के तौर पे शुरू होता है। उससे हीट प्रोड्यूस होती है और उसे कंट्रोल करना जरूरी है। आपका सवाल जेन्युइन ये होना चाहिए इसे कंट्रोल किया कैसे जाता है, जी जो कि हम एग्जैक्टली। पढ़ेंगे। तो कंट्रोल किया ओके। कैसे जाता है वो हम मैं बता रहा था, लेकिन मैंने सोचा पहले मैं ये डायरेक्टली बता, क्योंकि यहाँ लिखा नहीं है ना कुछ और ना पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन में। तो मैंने सोचा पहले मैं इंटरनेट से कुछ चीज़ें दिखाऊं और फिर उस स्टोरी पे आऊँगा, क्योंकि ये साइंस बड़ी वास्ट वैरायटी की है। क्योंकि आपको इसके लिए केमिकल रिएक्शन, केमिस्ट्री, जितने भी आपके जो एटॉमिक एलिमेंट्स हैं इनका पता होना ज़रूरी है। आइसोटोप्स का पता होना चाहिए, ड्यूट्रियम ट्राइटियम प्रोटियम का पता होना ज़रूरी है। और रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस कौन से होते हैं, जैसे एक शायद हाफिज साहब तो उन्होंने बताया था प्लूटोनियम भी इस्तेमाल होता है। तो प्लूटोनियम भी है। इसके अलावा प्लूटोनियम और कौन सा होता है, रुबीडियम, सीजियम, स्ट्रोंशियम, बहुत सारे हैं, लेकिन उनमें रेडियो एक्टिव जो है वो आपका स्टार्टिंग में यूरेनियम मिलता है। अच्छा जी, तो मैं आपके सवाल पे आऊँगा कि इसे कंट्रोल कैसे किया जाता है। यहाँ पे कंट्रोल करते हैं इसको। ठीक है, तो अभी इसका वक्त नहीं आया, मैं थोड़ी देर में बताऊँगा ताकि यहाँ तक जो बीच की नॉलेज नहीं है ना वो मैं ताकि क्रिएट कर सकूँ, उसके बाद फिर इसको ज्वाइन करूँ। कम्स टू दैट, और कोई सवाल यहाँ तक किसी के जहन में है तो मुझसे पूछ लीजिए, मैं रिपीट कर दूंगा आप लोगों के लिए। इफ एनीवन हैव एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन, फील फ्री टू आस्क। सर एक बार वो वाली बात रिपीट कर दें, वो जो 12.5 वोल्ट की हीट जो रिलीज होती है सर, वो कहाँ से होती है, मतलब दोबारा इस चीज को रिवाइज कर दें। अच्छा, मैं बता देता हूँ बिल्कुल। ये देख रहे हैं आप, इसमें अगर देखें, मैं इस डायग्राम पे आऊँगा। 14.1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, वो सिर्फ 12 पॉइंट इलेक्ट्रॉन वोल्ट नहीं है 12.1, वो 12.1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की हीट एनर्जी है जो प्रोड्यूस हो रही है। इसमें दिखाया नहीं, पता नहीं क्यों इन लोगों ने, वरना ये यहाँ प्रोड्यूस होता है। जैसे यूरेनियम के अंदर आप एक न्यूट्रॉन को इंसर्ट करते हैं, उसके नतीजे में बैरियम क्रिप्टॉन प्रोड्यूस होते हैं
और 3 न्यूट्रॉन प्रोड्यूस होते हैं। और इसी तरीके से जैसे इससे ये हीट एनर्जी प्रोड्यूस हुई है ना, इसी तरह यहाँ से भी हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है। वो 12.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की हीट एनर्जी होती है, जो कि हम फर्दर इस्तेमाल करते हैं पानी को भाप में तब्दील करने के लिए। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है हाफिज साहब? ये सर क्लियर है। ठीक है जी, और कोई सवाल किसी के जहन में है तो पूछ लीजिए, मैं रिपीट कर दूंगा, वरना हम आगे चलते हैं। ठीक, मैं बता रहा था यहाँ पे आपको कि जो न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, इसमें हम ड्यूटेरियम और ट्राइटियम दो सब्सटेंसेस को लेते हैं। अच्छा, ड्यूटेरियम ट्राइटियम सब्सटेंसेस नहीं है, दो सब्सटेंस हैं हमारे, जो कि वो होते हैं हाइड्रोजन और हीलियम। हाइड्रोजन को लेते हैं और हीलियम को लेते हैं। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर है 1 और हीलियम का एटॉमिक नंबर है 2। ठीक है, हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन 1 न्यूट्रॉन होता है, हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन और 1 न्यूट्रॉन होता है। ठीक है, और फिर इसके अगर आइसोटोपिक स्ट्रक्चर में हम जाएं, तो जो केमिस्ट्री में आप लोगों ने मैट्रिक लेवल पे पढ़े होंगे, ये तो मैट्रिक की सारी बातें बता रहा हूँ, कोई ऐसी नहीं है, तो उसमें आपने आइसोटोप्स पढ़े होंगे। तो रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स जो होते हैं वो इंतहाई अनस्टेबल होते हैं। जो रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स होते हैं वो इंतहाई अनस्टेबल होते हैं। तो हम हाइड्रोजन को लेते हैं ड्यूटेरियम का। अच्छा, ये 2-3 तरह के आइसोटोप्स होते हैं जो हमें केमिस्ट्री में पढ़ाए जाते हैं। एक का नाम है जी प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। तो हाइड्रोजन का हम लेते हैं ड्यूटेरियम और हीलियम का हम लेते हैं ट्राइटियम। इन दोनों हैवी न्यूक्लियसेस को हम लेकर आपस में मिलाते हैं। अच्छा, मसला ये है कि अच्छा, ये न्यूक्लियर फ्यूजन बता रहा हूँ मैं, इसकी स्टोरी को समझने की कोशिश करें कि क्या बता रहा हूँ मैं। जब हम हाइड्रोजन को और हीलियम को एक साथ कंबाइन करते हैं, तो हाइड्रोजन और हीलियम असल में मिल नहीं रहे होते, क्योंकि ये भी पॉजिटिव सब्सटेंस होता है और ये भी पॉजिटिव सब्सटेंस होता है। और इन दोनों सब्सटेंसेस को जो आपस में एक निकेट आई से नज़र तक नहीं आते, इनको आपस में हम मिलाते हैं। तो जब इन्हें हम आपस में मिला रहे होते हैं तो सारा मसला ये होता है, ये मिलते नहीं है, क्योंकि ये भी पॉजिटिव आइसोटोप होता है सब्सटेंस और ये भी पॉजिटिव आइसोटोप सब्सटेंस होता है। पॉजिटिव को पॉजिटिव से आप नहीं मिला सकते, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी में पढ़ा होगा ना आपने। पॉजिटिव लाइक चार्जेस आर रिपेल्ड टू ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस आर अट्रैक्ट टू ईच अदर। तो ये मसला यहाँ पे होता है कि हम इसे मिला नहीं पाते। यहाँ तक कोई सवाल है किसी के जहन में? कंटिन्यू करते हैं आगे। तो हम इन दोनों पॉजिटिव न्यूक्लियाई को आपस में, और ये हैवी न्यूक्लियाइज होते हैं, इनको जब मिलाते हैं आपस में तो ये मिल नहीं रहे होते, तो बड़ी मुश्किल से जब इनको मिलाते 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 फ्यूज करते हैं, दोनों को मिला लेते हैं, तो इनको मिलाने के लिए भी हमें एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, जो मेरे ख्याल में यहाँ लिखी हुई थी। इस टाइप की एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। 1 हीलियम इससे बनता है 3.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इतनी एनर्जी चाहिए आपको, हीट एनर्जी, कि इन दोनों सब्सटेंसेस को आपस में मिला लें आप। तो जब इन दोनों सब्सटेंसेस को आपस में मिलाते हैं तो उसके नतीजे में एक कंबाइन फॉर्म बन जाती है हाइड्रोजन और हीलियम की। तो हाइड्रोजन और हीलियम को जब हम कंबाइन करके एक साथ मिलाते हैं तो उससे एक हैवी न्यूक्लियाई जनरेट होता है। ठीक है, और जब ये कंबाइन होता है तो ये अनस्टेबल फॉर्म में होता है और ये फौरन फट जाता है, फौरन फट जाता है। तो इससे एक न्यूट्रॉन एक्सट्रैक्ट होता है, प्रोड्यूस होता है, और इससे हैवी हीलियम दोबारा जनरेट हो जाता है। तो ये है हाइड्रोजन बॉम्ब। हाइड्रोजन बॉम्ब कहते हैं इसको, और फ्यूजन बॉम्ब भी कहते हैं इसको। तो इसके ऊपर चाइना काम कर रहा है एक आर्टिफिशियल सन बनाने के लिए, जिसको मल्टीपर्पज़ के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। चाइना काम कर रहा है इस पे। और जो साउथ कोरिया है, साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया, उसने हाइड्रोजन बॉम्ब बनाया था ये कुछ 6-7 महीने पहले। आपने रूमर सुनी होगी, रूमर तो नहीं, रियलिटी थी, कि साउथ कोरिया ने फ्यूजन चेन रिएक्शन को कंट्रोल करके हाइड्रोजन बॉम्ब बना लिया है, और वो तजुर्बे करते जा रहा है, करते जा रहा है। और ये वो भी थी कि अमेरिका को थ्रेट करने के लिए साउथ कोरिया ने, नॉर्थ कोरिया ने जो है, वो जब अपना बॉम्ब बना लिया था तो वो कहते थे, वो उसके सदर साहब, कि मैं अपनी कुर्सी पे बैठता हूँ ना तो न्यूक्लियर बॉम्ब का बटन
मेरी चेयर पे लगा हुआ है, मैं जब चाहूँ बटन दबा के उसको निकाल दूँ और वहाँ पे किसी भी कंट्री को, खासतौर पर अमेरिका को, उसी वक्त उड़ा दूंगा मैं। तो न्यूक्लियर फ्यूजन जो है वो अनकंट्रोलेबल होता है। अगर आपने इसको मिलाया, अगर आपने इन दोनों को मिला दिया तो इससे एक हैवी हीलियम सब्सटेंस प्रोड्यूस होगा और एक न्यूट्रॉन एक्सट्रैक्ट होगा और इससे धमाके से हीलियम प्रोड्यूस होगी। हीलियम एक गैस है और हाइड्रोजन भी गैस है। हाइड्रोजन हीलियम दोनों आइसोटोपिक मटेरियल ऑफ ड्यूट्रियम ट्राइट्रियम का हम यूज कर रहे हैं, लेकिन हीलियम भी गैस है और हाइड्रोजन भी गैस है। इन दोनों गैस को फ्यूज करके, सब्सटेंसेस को फ्यूज करके हम हैवी हीलियम बनाते हैं और अनस्टेबल वे में ये धमाके से फट जाता है। और जब ये फट जाता है तो आपको पता है कि एक न्यूक्लियर फ्यूजन के रिएक्शन के नतीजे में जब एक हाइड्रोजन बॉम्ब फटेगा तो उसका आलम क्या होगा। मतलब सोचें इसको इमेजिन करके, तो उसका आलम ये होता है कि उससे बहुत ज़्यादा हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है और उससे रोशनी बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होती है। ठीक है, तो सन के ऊपर जो एक्सपेरिमेंट या सन के ऊपर जो केमिकल रिएक्शन अभी हो रहा है, सन के अंदर 1 सेकंड में 1 मिलियन टन इस तरह का ब्लास्ट हो रहा होता है और कंसिस्टेंट तरीके से वो ब्लास्ट हो रहा होता है, जो कि हमें दो चीजें प्रोवाइड करता है सन। वैसे तो तीन चीजें, एक तो अल्ट्रावायलेट रेस प्रोड्यूस कर रहा होता है सन, जो कि हमारे लिए तापकारी शुआओं का बायस बनती हैं, उससे स्किन कैंसर और स्किन की बीमारियां होती हैं, जिसको रोकती है ओजोन लेयर अपने आउटर मोस्ट लेवल पे, जो कि आपका अर्थ के ऊपर है। O3 कहते हैं ओजोन लेयर को, अगर किसी को याद हो। तो सन से हमें प्रोड्यूस होती है अल्ट्रावायलेट रेस। अल्ट्रावायलेट रेस को कंट्रोल करना जरूरी है। सन से दूसरी चीज हमें हासिल होती है गर्मी, तीसरी चीज हासिल होती है रोशनी। तो ये तीन चीजें जो सन से हासिल हो रही होती हैं हमें, वो न्यूक्लियर फ्यूजन के नतीजे में होती है कि जब इसका एक ब्लास्ट होता है तो उसके नतीजे में ये सब होता है। लेकिन सन के ऊपर जो एक्सपेरिमेंट हो रहा है वो 1 सेकंड में 1 मिलियन टन ब्लास्ट हो रहा है। अगर क्वांटिटी वाइज देखें तो 1 मिलियन टन ब्लास्ट बहुत ज्यादा होता है। अब कंसिस्टेंसी से इतना ज्यादा ब्लास्ट हो रहा है जिससे कंटिन्यूस, इतने ब्लास्ट के नतीजे में हमें कंटिन्यूस रोशनी और कंटिन्यूस धूप मिलती है। ठीक है जी, तो ये पूरा एक्सपेरिमेंट है जो कि न्यूक्लियर फ्यूजन में होता है और इसकी प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन हमें सन पे बाकायदा नजर आती है। तो सन पे ये एक्सपेरिमेंट होता है और ये अनकंट्रोलेबल है क्योंकि वो पूरा प्लैनेट ही ब्लास्ट के ऊपर है, कंटिन्यूस ब्लास्ट हो रहा है और उसमें हाइड्रोजन हीलियम कंबाइन होकर फिर फट जाते हैं, फिर हाइड्रोजन हीलियम कंबाइन होते हैं, फिर फट जाते हैं और इस तरह का ब्लास्ट कंटिन्यूस होता जा रहा है, जिसके नतीजे में सूरज से हमें अल्ट्रावायलेट रेज, सन की रोशनी और धूप मिल रही होती है गर्मी के नतीजे में। ठीक है जी, यहाँ तक हमने ये डिस्कशन कर लिया। कोई एक बंदा जो है वो दुर्रेश भाई या कोई बिलाल, आप में से कोई एक तस्वीर ले ले पार्टिसिपेट की अटेंडेंस की और उसको ग्रुप में शेयर कर दें, टुडेज पार्टिसिपेंट अटेंडीज ऑफ पीजी क्लास। ठीक है जी, ये अटेंडेंस कोई ले लें, दुर्रेश या बिलाल, आप में से कोई भी, और पार्टिसिपेट के अटेंडीज की जो अटेंडेंस है वो लेके ग्रुप में शेयर कर दें। ये सेशन हमारा एंड हो रहा है कुछ 2.25 मिनट में, तो हम मज़ीद डिस्कशन जो है इसकी अगले सेशन में कंटिन्यू करेंगे। यहाँ तक हमने न्यूक्लियर फिजन और न्यूक्लियर फ्यूजन को डिटेल में डिस्कस किया है। यहाँ तक किसी के भी जहन में कोई अगर बात है तो मुझे बता दीजिए, सवाल है तो देन मैं उसे एक्सप्लेन करके फिर आगे चलता हूँ। 2 मिनट है हमारे पास सेशन को एंड करने के नतीजे में, फिर हम अगला सेशन कंटिन्यू करेंगे और उसमें बात करेंगे। कोई भी सवाल किसी के जहन में है? यहाँ पे सर ये तो अमेरिका कहता है कि ये जो एटम बम था, हाइड्रोजन बम, ये पाकिस्तान की टेक्नोलॉजी थी, तो इसमें हकीकत है या झूठ है? वैसे तो झूठ ही लग रहा है भाई। पाकिस्तान हाइड्रोजन बम बना भी लेता तो भाई हम बम बना ही करेंगे क्या? ये बम बना के करेंगे क्या हम से जैसे सिक्योरिटी पर्पस के लिए सर, क्योंकि जी पाकिस्तान एक जी एटॉमिक मुल्क है सर, जी जी अकेला दुनिया में। मुसलमान पहला कंट्री है, मुसलमान पहला कंट्री पाकिस्तान है जिसके पास एटॉमिक बॉम्ब है, ड्यू टू दी पेट्रियटिज्म ऑफ डॉक्टर अब्दुल कदीर खान, एयू खान जिसे कहते हैं, उनकी वजह से हमें ये चीज़ मिली है। थियोरेटिकल फिजिसिस्ट थे, उन्होंने ये चीज़ प्रोवाइड की। बिलाल, मैंने कहा है कि ये तस्वीर सेंड कर दें पार्टिसिपेट की लेकर, सेशन एंड हो रहा है हमारा। बिलाल, दुर्रेज, रज़ा,
पार्टिसिपेट की अटेंडेंस लेके ज़रा शेयर कर दें। ये सेशन हमारा एंड हो रहा है, हम इसको उसी लिंक से दोबारा कंटिन्यू करेंगे। पार्टिसिपेट की अटेंडेंस लें, उसे शेयर कर दें ग्रुप पे। जी सर, डन कर दिया सर। ठीक है जी, ये सेशन हमारा यहाँ एंड हो रहा है। कोई सवाल किसी का है तो पूछ लीजिए, वरना हम अगले सेशन में फिर इसको अगला सेशन मतलब दोबारा हम इसे कंटिन्यू करेंगे उसी लिंक से, और फिर अपने सेशन को कंटिन्यू करेंगे। कोई सवाल किसी के जहन में है तो पूछ लीजिए, नहीं तो हम आगे चलते हैं। सेशन मेरा कंटिन्यू दोबारा से होगा उसी लिंक से, तो ज्वाइन करिएगा। दोबारा मिलते हैं अगले लिंक से, अगले सेशन से।